सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनडीपीएस एक्ट। तो एनडीपीएस एक्ट के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग उसके बैकग्राउंड को जान लेते हैं और उसके ऑब्जेक्टिव को जान लेते हैं कि आखिर ये एनडीपीएस एक्ट लाने की ज़रूरत क्या पड़ी। तो जब एनडीपीएस एक्ट है आपका, इसको लाना इसलिए पड़ा क्योंकि इसके आने के पहले जो आपके 3 एक्ट थे, वो 3 एक्ट कौन कौन से थे। तो जो आपके 3 एक्ट थे वो था ओपीएम एक्ट 1857, ओपीएम एक्ट 1878 और आपका डेंजरस ड्रग्स एक्ट डीडीए 1930, डेंजरस ड्रग एक्ट 1930। तो ये जो आपके 3 एक्ट आपके एनडीपीएस के आने से पहले थे, इनमें कुछ कमियां थी, कुछ क्या बहुत ही कमियां थी। इसी कारण से तो इन्हें क्या कर दिया गया, इन्हें बंद कर दिया गया और इन्हें कंसोलिडेट करके एक न्यू एक्ट बना दिया गया जिसका नाम रखा गया एनडीपीएस एक्ट। उसमें क्या कमियां थी, इन तीनों में कमियां थी, ठीक है। अब तीनों में कमियां क्या थी, तो सबसे पहले आपका 2 कमियां, आपका जो मेजर था वो आपका है पनिशमेंट को लेके। दूसरा था क्योंकि जो आपके ड्रग्स जो आ रहे थे ना, जो न्यू ड्रग्स आ रहे थे वो इनमें इंक्लूड नहीं थे। यही 2 आपका मेन आपका रीज़न था। इसी कारण से इन्हें क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। सपोज़ अब आप देखेंगे यहाँ पे कि क्या क्या आपके एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है। फर्स्ट पे जब खोलेंगे एनडीपीएस एक्ट को, उसके पहले जो आपका दिया है आपका डेयर एक्ट में इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्ट और रीज़न कि ये क्यों लाया गया। तो ये आपका अगर देखेंगे डीडी एक्ट को लीजिएगा फॉर एग्जांपल सजेस्ट यहाँ पे, तो डीडी एक्ट जो आपका है डेंजरस ड्रग एक्ट 1930, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो आपका जो पनिशमेंट था, यहाँ पे किसी भी तरह के मिनिमम पनिशमेंट की बात नहीं की गई थी। मैक्सिमम क्लियर कर दूँ ये सब पूरा, ठीक है। एक सेकेंड, वेट ए मिनट। डेंजरस ड्रग एक्ट में शॉर्ट में लिख रहा हूँ डीडीए। तो जो डेंजरस ड्रग एक्ट 1930 है, ठीक है। अब यहाँ पे किसी भी तरह का मिनिमम पनिशमेंट नहीं था। मतलब कोई अगर ऑफेंडर आया है तो वहाँ पे मैक्सिमम पनिशमेंट तो दिया हुआ है, जो कि वो भी काफ़ी कम था, 3 या 4 ईयर्स था, विद और विदाउट फाइन, ठीक। और आपका मिनिमम पनिशमेंट यहाँ पे नहीं था, मिनिमम पनिशमेंट यहाँ पे था ही नहीं। तो इस कारण से होता ये था कि कोई अगर ऑफेंडर आया है तो उसे बड़ा ही नॉमिनल सा पनिशमेंट दे के छोड़ दिया जाता था, ठीक। तो मिनिमम पनिशमेंट नहीं था, तो ये दिक्कत है। साथ ही अगर मैक्सिमम पनिशमेंट की बात करें तो 3 to 4 ईयर से था। तो इस कारण से यहाँ पे क्या किया गया, बंद कर दिया गया। और इस तरह से ओपीएम एक्ट 1857 में और 78 में सब में कुछ ना कुछ कमियाँ इसी तरह था कि पनिशमेंट को लेके क्लियर नहीं थे, या पनिशमेंट काफ़ी कम था, सीवियर नहीं था। मतलब जिस तरह का मतलब ड्रग्स यहाँ पे हो रहा था, ड्रग ट्रैफिकिंग आपका हो रहा था, ये सब चीज़ आपका, तो इस तरह से आपका पनिशमेंट उतना ज़्यादा नहीं था। इस कारण से क्या कर दिया गया, इन तीनों को बंद कर दिया गया। और दूसरा मेन कारण और क्या था, तो जो आपके न्यू आपके ड्रग्स आ रहे थे, न्यू ड्रग्स कौन से आ रहे थे। अब ये तो मतलब बहुत ही पुराना हो गया था, मतलब गांजा फूकना, कैनबिस आपका क्या पता नहीं, हेम्प, और ये आपका ओपीएम वगैरह, तो सब काफ़ी पुराना हो चुका था, मतलब ठीक है। इस तो एक तरह से मतलब कहा जाता है वो क्या थे, नेचुरल ड्रग्स थे, मतलब ठीक है, जो कि पेड़ पौधे से आ रहे थे। लेकिन अब जो नए नए ड्रग्स आ रहे थे, जैसे साइकोट्रॉफिक ड्रग्स, एक सेकेंड, वेट अ मिनट। साइकोट्रॉफिक जो आपके ड्रग्स आ रहे थे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ उसको, साइकोट्रॉफिक ड्रग्स जो कि आपके लैब में बने हुए थे, जैसे एलएसडी। अब ये एलएसडी क्या था, ये आपके साइकोट्रॉफिक ड्रग्स में आते हैं, जो कि बहुत ही फेमस आपका ड्रग है आपका, ठीक है। सब सब जानते हैं, कई बार इसको ये न्यूज़ इसमें आते रहता है कि एलएसडी ये वो, ठीक है। पार्टी में मिला एलएसडी, यहाँ पड़ गया छापा हुआ एलएसडी मिला, ठीक है। कई मूवीज़ हम देखे होंगे एलएसडी। तो ये एक साइकोट्रॉफिक ड्रग्स है। तो ये जो ड्रग है ये आपका इंक्लूड नहीं था इन तीनों में, ये आपका इंक्लूड नहीं था इन तीनों में। तो इस कारण से साइकोट्रॉफिक ड्रग्स, और सिर्फ यही साइकोट्रॉफिक ड्रग नहीं है, इसके अलावा बहुत सारा साइकोट्रॉफिक ड्रग्स है जिसका एक पूरा का पूरा लिस्ट दिया गया है इस एक्ट में। एक शेड्यूल है, उसमें आपको पूरा का पूरा लिस्ट दिया गया है साइकोट्रॉफिक ड्रग्स के बारे में। तो साइकोट्रॉफिक ड्रग्स आ रहे थे, न्यू न्यू ड्रग्स आ रहे थे, तो उन सब का कोई जिक्र नहीं था इसमें, ना ओपीएम एक्ट में, ना डेंजरस ड्रग्स एक्ट में। तो साइकोट्रॉफिक ड्रग्स के लिए अलग से बनाना पड़ता। इस कारण से क्या गया कि इन सबको कंसोलिडेट करके एक अलग ही एक एक्ट बना दिया गया, एनडीपीएस एक्ट
जहाँ पे आपका नार्कोटिक के ड्रग्स आएंगे और आपको साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस भी आएंगे आपके, ठीक है। अब साइकोट्रॉपिक ड्रग्स ये है क्या, मतलब यहाँ पे LSD ये है क्या, LSD भी जो है मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन जान लीजिए, मैं थोड़ा रिसर्च किया था। तो यहाँ पे LSD जो है ये गलती से बन गया था लैब में, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने LSD को क्या किया था, उन्होंने मतलब इस पर रिसर्च कर रहे थे, इसका फुल फॉर्म तो पता नहीं, कुछ होता है मतलब एसिड करके, ठीक है। तो फिर ये तो जो था आपका, ये गलती से बन गया था, ठीक है। अब ये गलती से बनने के बाद क्या हुआ कि जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बनाया था, उन्होंने एक बार गलती से उनके अंदर चला गया, इंजेक्ट हो गया उनके मतलब फिंगर से जैसे भी चला गया, तो उनको मतलब बड़ा अच्छा सा फील हुआ, अलग ही दुनिया में वो चले गए बिल्कुल। तो उनको लगा कि वो फिर से एक्सपीरियंस करना चाहें, तो फिर से लेना स्टार्ट किया। इस तरह से करते करते जो LSD है ये मतलब इसको मतलब ड्रग्स की तरह लेने लग गए सब लोग वहाँ पे इंजॉयमेंट के लिए। और फिर क्या करते करते फिर इसका ड्रग्स की तरह यूज़ करने लग गया, फिर इसका एब्यूज़ हुआ, बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे सब। और अभी तक मतलब ये है कि यूज़ मतलब लोग इसको यूज़ करते हैं मतलब इस ड्रग्स को। और इसके बारे में ज़्यादा जानना तो यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि LSD होता क्या है, क्या उसका इफेक्ट है। जो भी है कई सारे मूवीज़ में देखे होंगे आपने कि LSD कैसा होता है, ठीक है। बाकी मुझे भी नहीं पता, मुझे भी इतना ही पता कि LSD ऐसा होता है जैसा दिखाया गया है पिक्चरों में, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया। तो मेन इसका ऑब्जेक्ट अगर कोई पूछा जाए कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है, जो कि पूछा गया है छत्तीसगढ़ के ADP के एग्ज़ाम में पूछा गया है कि क्या है NDPS का ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे सीधा से इसका ऑब्जेक्ट यही लिखना है कि चेंज एंड अमेंड द लॉ रिलेटेड टू नार्कोटिक, की जो चेंज मतलब चेंज करना है पहले के लॉ को और अमेंड भी करना है, ठीक है, पनिशमेंट वगैरह को लेके। तो ये आपका ये ऑप्शन में था, तो ये टिक करना था आपका, ठीक है। तो NDPS एक्ट के बारे में ये इसका ऑब्जेक्ट था कि चेंज एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू नार्कोटिक ड्रग्स। तो ये आपका एक ओवरव्यू आपका हो गया, मोटा मोटी बैकग्राउंड आपका, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसके टोटल्स देख लेते हैं वो चैप्टर्स और कितने सेक्शन है इसके। तो आपके टोटल चैप्टर जो है इसमें 6 चैप्टर्स हैं। वेट ए मिनट, वेट अ सेकेंड। हाँ, तो टोटल जो आपके इसके चैप्टर्स है वो आपके 6 चैप्टर्स हैं, और जो आपका सेक्शंस है टोटल 83 है, इसको कंफर्म कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। सेक्शन 83 टोटल, ठीक है। चैप्टर्स के 6 है, ये तो कंफर्म है, ठीक है। अब देखते हैं बारी बारी से सारे सेक्शंस और चैप्टर्स। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं चैप्टर 1 को। चैप्टर 1 में सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 1 को। सेक्शन 1 जो आपका क्या कहता है, सेक्शन 1 जो कहता है आपका एक्सटेंट के बारे में, कि ये कहाँ कहाँ ये आपका एक्सटेंट होगा आपका। तो ये सीधे से इसको 3 चीज़ याद रखना है आपको कि कहाँ का एक्सटेंट होगा। तो सबसे पहली बात है कि आपका ये होल ऑफ इंडिया में तो होगा ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ का एक्ट है तो यहाँ तो होगा ही, तो होल ऑफ इंडिया में ये होगा ही होगा, ठीक है। दूसरी बात आपको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि जगह यहाँ पे थोड़ा कम है यहाँ पे, तो ये होल ऑफ इंडिया में होगा। साथ ही साथ आपका जो इंडियन सिटीज़न, जो इंडियन सिटीजन्स हैं, जो इंडियन सिटीजन्स हैं जो कि आउटसाइड मिले हैं, इंडियन सिटीजन्स आउटसाइड, आउटसाइड इंडिया, मतलब कोई बंदा है वो बाहर के देश में पकड़ा गया ड्रग्स के साथ, तो उस पर भी आपका NDPS लगेगा, ठीक है। सेक्शन 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो 2 चीज़ हो गए। तीसरा चीज़ क्या है आपका, तीसरा चीज़ है आपका कि कोई भी एयरक्राफ्ट, ये सेक्शन 1 की बात कर रहा हूँ मैं अभी, कि कहाँ कहाँ ये आपका एक्सटेंट है। तो इंडियन सिटीजन्स पे सारे होल ऑफ इंडिया, इंडियन सिटीजन जो आपके बाहर पकड़े गए हैं, और तीसरा आपका है कि कोई भी आपका एयरक्राफ्ट, शिप्स हो गए, शिप्स हो गए आपके, एयरक्राफ्ट हो गए जो कि रजिस्टर्ड है, एयरक्राफ्ट है ये, एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया। ऐसे शिप्स या एयरक्राफ्ट जो कि रजिस्टर्ड है इंडिया में, उनमें कोई पर्सन अगर पाया जाता है ड्रग्स के साथ, तो उस पर भी NDPS लागू होगा। सिंपल सी बात है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं हम सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 2 है आपका, ये आपका डेफिनेशन पार्ट से डील करता है आपका सेक्शन नंबर 2, ये आपका डेफिनेशन पार्ट से डील करता है सेक्शन तो 2। तो यहाँ पे जो हम लोग इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो हम देख लेते हैं एक नज़र सरसरी निगाहों से। तो सबसे पहले आपका 2.1 दिया गया है एडिक्ट के बारे में। तो जो आपका एडिक्ट कौन पर समझता है, जो आपका मतलब डिपेंडेंसीज का आ गया ड्रग्स के ऊपर। कौन कौन से ड्रग्स, तो आपको नार्कोटिक ड्रग्स और आपके साइकोट्रॉपिक्स ड्रग्स। एक सेकेंड, वेट अ सेकेंड, ठीक है, एक सेकेंड। तो जो आपके नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस के ऊपर डिपेंडेंसीज का आ गया, उसको एडिक्ट बोलते हैं। तो कहाँ पे थे, 2.1 में है।
उसके बाद बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कैनबिस के बारे में, ये इम्पोर्टेंट है। तो 2/3 में दे रखा है ये, एक सेकेंड, वेट अ सेकेंड, 2/3 में दे रखा है आपका कैनबिस। इसको मैं ग्रीन से लिख लेता हूँ, थोड़ा अच्छा सा लगेगा। कैनबिस, जो जिसको बोलते हैं हेम्प। अब ये कैनबिस है, अब ये कैनबिस जो है ना, कैनबिस अब इसी पौधे से, जिसका जीनस जो कैनबिस है, ठीक है, इसी पौधे से, इसी के अलग अलग तरह के पौधे होते हैं, मतलब चरस का पौधा, गांजे का पौधा, सब वो एक ही जीनस के हैं, इसका नाम है कैनबिस। ठीक है, सारे वो एक ही जीनस के, ये चरस हो गया, या भांग हो गया, या गांजा हो गया, उन सब का अगर जो बायोलॉजिकल जो आपका वो है वो देखेंगे तो कहाँ से आ रहा है, उसका जीनस कैनबिस ही है आपका। ठीक, इसको सिंपल समझना है, कोई हम लोग को बहुत ज़्यादा डीप नहीं समझना है, कोई गंजड़ी नहीं बनना है हम लोग को, बस सिंपल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू समझना है कि कैनबिस से ही निकलता है चरस, गांजा और आपका भांग। अभी कहाँ से निकलता है तो इसको हम लोग समझते थोड़ा सा। वेट अ सेकंड, ये आपका जैसे कि ये आपका ये पौधा है, हाँ ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, ऐसा भी नहीं होता है, लेकिन थोड़ा समझने के लिए ठीक है इतना, पहले से तो ठीक है। ठीक है, और इस तरह से थोड़ा से कटिंग कटिंग से, हाँ ठीक। ठीक है, अब ये जो आपका है, जो कैनबिस का जो आपका जो पौधा है, इसको हेम्प बोलते हैं। अब इसी में से जो आपको डिफरेंट डिफरेंट जो आपके पार्ट्स है ना, उन्हीं में से आपका निकलता है ये 3 चीज़। ये चीज़ हम याद रखना है कि चरस, गांजा और आपका भांग, वो आपके एक ही प्लांट से निकलता है, जिसका कि आपका जीनस क्या है, कैनबिस ही है। थोड़ा बहुत अंतर उनमें होता है, लेकिन जीनस आपका एक ही है, कैनबिस प्लांट ही है आपका। ठीक, तो सबसे पहले बात यहाँ दे रखा है, एक सेकंड, 2/3 में, हाँ 2/3 में ए में डिस्कस किया यहाँ पे किया गया चरस के बारे में। तो चरस यहाँ पे सिंपल से कुछ नहीं है। चरस आपको जिसके जो लीव्स है ना, इसके लीव को जब आप क्रश करेंगे, रब करेंगे, जिसके लीव को आप क्या करेंगे, रब करेंगे, व्हेन रब, ठीक है, इन हैंड्स, तो वहाँ पे एक चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है ब्लैक कलर का। ठीक है, जब इसको रब करेंगे तो ब्लैक कलर का एक आपका सब्सटेंस निकलेगा, चिपचिपा सा ब्लैक सब्सटेंस, उसी को बोलते हैं चरस बोलते हैं। पता नहीं दिख क्यों रहा है ये, एक सेकंड, ब्लैक ब्लैक सब्सटेंस। ठीक है, तो उसी को चरस बोलते हैं आपका। ठीक है, तो इसको क्या करना है, इसको लीफ को करना नहीं है, मतलब बता रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ से मतलब कैसे बनता है। ठीक है, तो ये आपके जो लीव्स है, जब इसको रब करेंगे तो उसके बाद जो आपको जो ब्लैक सब्सटेंस निकलता है, तो उसे ही हम लोग चरस बोलते हैं। उसके बाद आते हैं आपका ये गांजा, जो आपका 2/3 के बी में दे रखा है, मैं बिल्कुल ऑर्डर वाइज चल रहा हूँ। तो ये चरस का काम ख़त्म। अब बात करते हैं गांजा के बारे में। तो गांजा जो आपका होता है, तो ये जो आपका पेड़ हो गया, पहले तो आपका ये पौधा होगा, ये आपका ये थोड़ा सा और हाइट होगा। अब उसके बाद जब उसमें आएंगे फ्लावर, जब उसमें आएंगे फ्लावर आएंगे, तो जो फ्लावर है, एक सेकेंड, वेट अ सेकेंड, अब इस तरह से जब फ्लावर आ गए, ठीक है, इस तरह से जो फ्लावर जो आ गया, उसमें फ्लावरिंग टॉप जो बना, अब वो जब उसमें जब वो सूखेगा, जो फ्लावरिंग टॉप, जो फ्रूटिंग टॉप है, ठीक है, जो आपका जो फ्रूटिंग जो आपका आया वहाँ पे फ्रूटिंग टॉप, फ्लावरिंग टॉप जो आपका है, जब वो सब फ्लावर आएंगे, उसके बाद क्या होगा, जब वो सूख जाएगा, जब उसे ड्राई करा जाता है, ठीक है, वो कैसे होता है मुझे भी नहीं पता ये कैसे सब चीज़ होता है। ठीक है, अब इस पूरे पौधे को फिर क्या किया जाता है, सुखाया जाता है, ड्राई करा जाता है। ठीक है, उसके आने के बाद इसके फ्लावर जो है, जो फ्रूट जो हुआ आपका, जिसका मतलब जो हुआ, जो फूल वगैरह जो भी, वो जब आया आपका, तो उसके बाद इसको क्या किया जाता है, पूरे के पूरे को सुखाया जाता है। तो उसके बाद ये फिर ये गांजा बन जाता है आपका ये। ठीक, उसके बाद अब बात करते हैं हम लोग इसके, एक सेकंड, वेट अ सेकंड, तो ये आपका हो गया, गांजा का हो गया, चरस का हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, गांजा हो गया। ठीक है, फ्लावरिंग टॉप का आपका जो हो गया, उसको ड्राई करने के बाद। और जो आपका जो गांजा, और अब अगला हो गया आपका वो भांग के बारे में। ठीक है, 3 चीज़ निकलते हैं, चरस, गांजा और भांग, कहाँ से, कैनबिस के जीनस से। अब आपका हो गया भांग। अब जो भांग है, सिंपल से बात है, भांग तो सबको जानते हैं कि भाई भांग जो है इसको लीफ से ही बनता है। सिंपल जिसका जो लीफ होता है, इसको अगर कोई अगर पीस ले और किसी ड्रिंक में मिला दे, दूध वगैरह में या ऐसे, ठीक है, तो वो आपका
वो क्या बन गया आपका, ये भांग का ड्रिंक बन गया। तो वही बोल रहा है यहाँ पे कि एनी मिक्सचर या किसी भी आपका मतलब फॉर्म ऑफ ड्रिंक हो गया, ठीक है, जहाँ पे एनी मिक्सचर विद और विदाउट एनी न्यूट्रल मटेरियल ऑफ एनी ऑफ द अबव फॉर्म्स ऑफ कैनबिस और एनी ड्रिंक प्रिपेयर्ड देयर फ्रॉम, ठीक है। तो ऐसा कोई भी ड्रिंक जिसमें अबव फॉर्म ऑफ कैनबिस हो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका, मतलब इसी में आएगा, कैनबिस में ही आएगा मतलब, ठीक है। एनी अदर वर्ब फॉर्म कैनबिस और एनी ड्रिंक प्रिपेयर्ड देयर फॉर्म, उसे ड्रिंक के बारे में बात कर रहे हैं, वो भांगी बन जाता है फिर उसका, और क्या बोलते हैं, भांगी बोलते हैं वहाँ पे, ठीक है। यहाँ वैसे लिखा हुआ नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है, लेकिन तीनों आपका इसी में आ गया, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कोको डेरिवेटिव के बारे में। ये आपको दे रखा है 2/5 में, वेट अ सेकेंड, हाँ 2/5 में, और 2/5 में आपको दे रखा है कोका डेरिवेटिव के बारे में। अब कोका डेरिवेटिव क्या है, अब जो कोका डेरिवेटिव है वहाँ पे चार चीज़ यहाँ पे दे रखा है कि कोका डेरिवेटिव होता है, ये भी एक तरह का प्लांट ही होता है, कोका का लीफ होता है, ठीक है, कोका का प्लांट होता है, उनसे लीफ होता है, उनसे निकलता है, ठीक है। अब उतना लोगों को नहीं जाना कि कैसे निकलता है, क्या होता है, बस हम लोग इतना जानना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब कोका जो आपको डेरिवेटिव है, अब वो किसको कहते हैं, वो यहाँ पे चार चीज़ को कहते हैं, यहाँ पे चार चीज़ के बारे में बताया गया है कि क्या क्या कोका डेरिवेटिव है। तो क्रूड कोकेन, क्रूड का मतलब कच्चा, तो क्रूड कोकेन को बोलेंगे हम लोग कोका डेरिवेटिव, ठीक है, जिससे आगे चल के वो क्या बनेगा, कोकेन बनेगा। कोका डेरिवेटिव से क्या बनता है, कोकेन बनता है, ठीक है। तो क्रूड कोकेन आपका हो गया, कच्चा कोकेन। उसके बाद आपका हो गया इकोगनाइन, इकोगनाइन, इकोगनाइन जिसका मतलब जो केमिकल हो गया, जिसका जो भी आपका जो मतलब निकलेगा इसमें से चीज़, आपका केमिकल नाम है, ठीक है। तो क्रूड कोकेन है वो कोका डेरिवेटिव है। इकोगनाइन या उसके फॉर अलग अलग तरह के डेरिवेटिव, वो भी कोका डेरिवेटिव में आएंगे। तीसरा चीज़ आपका हो गया आपका मिथाइल ईस्टर बेंजो, मतलब कोकेन, जो कोकेन है सिंपल वही आपका नेम इसका कोकेन, ठीक है, या कच्चा कोकेन या पूरा पका हुआ कोकेन, तैयार कोकेन, या इकोगनाइन, या किसी भी तरह का प्रिपरेशन, किसी भी तरह का प्रिपरेशन जहाँ पे भी क्या हो 0.1% से ज़्यादा कोकेन हो, 0.1% से ज़्यादा कोकेन हो, ठीक है। तो ये चार चीज़ को बताया गया है यहाँ पे कोका डेरिवेटिव, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, एक सेकंड से, ठीक है, हाँ ठीक, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कोका प्लांट के बारे में कि कोका प्लांट क्या है। तो कोका प्लांट से तो ये सब चीज़ आया है ना। अभी कौन सी स्पेसिस है ये भी पूछ सकता है, तो आपका 2/7 दे रखा है, इलेक्ट्रिथ्रॉक्सलिन कुछ इस तरह से दे रखा है, उसको मैं सॉरी प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो कोका प्लांट कौन से जीनस से आ रहा है, कौन से स्पेसिस से आ रहा है, ये आप उसका नेम लिख रखा है। अब बाकी हम लोग इम्पोर्टेंट और देखते हैं हम लोग कुछ बारी बारी से, एक सेकेंड वेट अ सेकेंड, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा जो डेफिनेशन है यहाँ पे 14 नंबर 214, ये 2 में ही चल रहा है आपका, ठीक है, 214, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है आपका नारकोटिक ड्रग्स, एनडी, नारकोटिक ड्रग्स। अभी नारकोटिक ड्रग्स क्या है, तो जितने भी आपके हम लोग पढ़ रहे थे, कैनबिस हो गया, हेम्प, कैनबिस में ही आ रहे हैं सारे, चरस गांजा भांग, क्योंकि एक ही जीनस के है वो, ठीक है। आपका ओपियम हो गया, ओपियम का भी पौधा होता है, ठीक है। पॉपी हो गया, पॉपी स्ट्रॉ हो गया, ठीक है। कोका लीफ हो गया, कोका कोका लीफ हो गया। तो जितनी भी चीज़ें आपके ये या और भी अलग मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स भी जो आ रहे हैं, तो वो सारे किस में आ रहे हैं, नारकोटिक ड्रग्स में आपके आ रहे हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, अगला जो है 223, 223 नारकोटिक ड्रग्स पढ़ लिया, उसका फिर क्या आएगा, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस आएगा, पीएस, शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह काफ़ी कम है, ठीक है। अब साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस मैंने पहले ही बता दिया, जैसे कि आपका वो सबसे प्रचलित जो है नाम सुनते हैं लोग हमेशा LSD, तो इन सब तरह के ड्रग्स को बोलते हैं साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस बोलते हैं आपका। और ये काफ़ी लंबी लिस्ट है जो कि आपके स्पेसिफिक आपका मतलब स्पेसिफाइड है आपके शेड्यूल में, जो कि इसी एक्ट में दे रखा है, ठीक है।
तो आपके ये साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस हो गए। एक सेकेंड, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, एक सेकेंड, हाँ यहाँ तक हो गया है। अब पढ़ते हैं हम लोग डेफिनेशन पार्ट। हम लोगों ने कवर कर लिया काफ़ी हद तक, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थे। थोड़ा बहुत और है, जैसे ओपीएम पॉपी हो गया, पॉपी स्ट्रॉ हो गया, वो क्या, वो काफ़ी छोटे छोटे से है, ठीक है, उसका आप देख सकते हैं। जैसे पॉपी स्ट्रॉ क्या हो गया, तो जब आपका जो हार्वेस्ट करके जो आया है जो चीज़ आपका, उसके पॉपी स्ट्रॉ बोलते हैं। चाहे वो कट किया हुआ हो, क्रश किया हुआ हो, या सबलिंग सीड्स को छोड़ के, उसको पॉपी स्ट्रॉ बोलते हैं। पॉपी स्ट्रॉ कॉन्सेंट्रेट क्या कहलाया, तो जो आपका पॉपी स्ट्रॉ का जो प्रोसेस किया गया, तो जो आया है उसमें से एल्कोनाइड कॉन्सेंट्रेशन, उसको ही बोलते हैं पॉपी स्ट्रॉ कॉन्सेंट्रेट। कॉन्सेंट्रेट का मतलब क्या है, जब बनने के बाद जो मैन्युफैक्चर होगा उसी को बोलेंगे कॉन्सेंट्रेट। तो छोटी छोटी चीज़ें ये सब यहाँ पे। बाकी मेन चीज़ लोग आगे देखते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है इसमें। अब यहाँ पर जो लोग आगे बढ़ेंगे इसी में, तो फिर हम लोग यहाँ पर पाएंगे कि यहाँ पे एक चीज़, बहुत छोटा सा चीज़ रखा है यहाँ पे, सेक्शन 2 के बाद 3 से पहले, 3 से पहले आप जब देखेंगे यहाँ पे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पे लगा था, केमिकल एनालिसिस करके यहाँ पे दे रखा है। ये बेयर एक्ट में दे रखा है आपका, एक सेकेंड, हाँ, केमिकल एनालिसिस। यहाँ पे ये इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ ये बताया जा रहा है ना, यहाँ बार बार लिखा गया है कि जो ओपीएम वगैरह जब के हो गए, ठीक है, हाँ, नेसेसिटी ऑफ केमिकल एनालिसिस दैट व्हेन ओपीएम, इसके ओपीएम हो गया, तो ओपीएम जैसा जो ड्रग होता है ना, वो सब वो काफ़ी मतलब उनका मतलब जो महक होता है उनका, जो उनका जो भी होता है, तो वो काफ़ी मतलब तेज़ होता है, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि केमिकल एनालिसिस से किया जाए, मतलब जो मतलब जानता है उसको, मतलब अगर वो मिक्स नहीं किया गया है, डाइल्यूट नहीं किया गया है, ठीक है, ठीक है, तो उसका केमिकल एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको कोई ऐसे ही पता लगा सकता है, क्योंकि उनका जो स्मेल होता है ना, वो काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है, कि एक बार कोई अगर उसको अगर वो कर ले, मतलब स्मेल कर ले, तो कभी कोई भूल नहीं सकता। यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज ट्रू दैट ओपीएम इज सब्सटेंस दैट वंस सीन और स्मेल्ड, किसी ने अगर एक देख लिया या महक लिया, क्या नेवर बी फॉरगॉटन, भगवान जाने कैसा होता है, ठीक है। तो ये बताया जा रहा है कि मतलब ऐसा स्मेल होता है कि मतलब एक बार कोई स्मेल भी कर लेता है ना, तो मतलब भूल नहीं पाता है, बिकॉज ओपीएम में पजेस करता है काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग उसका सेंट होता है, उसका सेंट होता है, ठीक है, मतलब खुशबू सा कुछ होता है उसका, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है कि नेसेसिटी ऑफ एनालिसिस इज ओनली व्हेन ओपीएम इज इन मिक्सचर सो डाइल्यूटेड दैट इट्स एसेंशियल कैरेक्टर्स आर नॉट इजीली विजिबल और कैपेबल ऑफ बीइंग कंप्रेहेंडेड बाय द रिक्वायर्ड एट ऑल, ठीक है। तो इसका केमिकल एनालिसिस तभी होगा, मतलब कि मतलब ओपीएम का जो वो है, मतलब इतना ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया गया है कि मतलब पता नहीं चल पा रहा है, या विजिबल नहीं है, नॉट इजीली विजिबल, या मतलब सेंसस से पता नहीं चल पा रहा, तब केमिकल एनालिसिस ज़रूरत है। नहीं तो मतलब ऐसे मतलब कोई इसको देख के ही पता लगा सकता है। ये कौन से केस में है, तो ये हरजीत सिंह के केस में दिया गया था। ये पूछ सकता है, पूछता है, क्योंकि ये पूछता है, ठीक है। हरजीत है, सॉरी, हर्षित नहीं, एक सेकंड, हरजीत हरजीत सिंह के केस में ये दिया गया था, ठीक है। नेसेसिटी ऑफ उसका, कि उसका केमिकल ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तब ज़रूरत है जबकि काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूट है, बस ये इतनी सी बात। कहाँ गया है, हरजीत सिंह के केस में दिया गया है। ये काफ़ी छोटा सा लिखा गया है यहाँ पे, लेकिन एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। आगे पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, सेक्शन नंबर 3। अब सेक्शन नंबर 3 है, काफ़ी छोटा सा बात, इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है मुझे, फिर भी छोटा सा लिख देता हूँ यहाँ पे। सेक्शन नंबर 3, पावर टू ऐड ऑमिट। अब ऐड और ऑमिट कौन करेगा इसमें, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है आपका, ठीक है। तो इसमें ऐड और ऑमिट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगा आपका, ऐड और ऑमिट, ठीक है। तो कौन करेगा इसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगा। मतलब कुछ क्या ऐड ऑमिट करना है, तो मतलब किसी ड्रग्स को ऐड करना है, किसी ड्रग्स को हटाना है। कल को कैनेबिस क्या हो गया, लीगल हो गया, तो क्या किया जाएगा, उसको ऑमिट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये कौन कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। या कल को कोई नया ड्रग आ गया, उसे ऐड करना है, तो क्या कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगा। तो ये कहाँ दे रखा है आपका, ये पावर कहाँ पे दे रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो सेक्शन नंबर 3 में दे रखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4 में ज़्यादा क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, ये आपका मेजर्स ऑफ प्रिवेंटिंग दे रखा है, इसका आप खुद से रीड कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, सेक्शन नंबर 5, ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की यहाँ पे, हाँ, सेक्शन नंबर 5,
एक सेकेंड, हाँ ठीक है। सेक्शन नंबर 5, तो यहाँ पे आपका दे रखा है कि कौन ऑफिसर होगा, उसको कौन अपॉइंट करेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अपॉइंट करना है, शैल अपॉइंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट, अपॉइंट करेगा, किसको करेगा, तो नेशनल नारकोटिक कमिश्नर को, नारकोटिक कमिश्नर, ये ऑफिसर है यहाँ पे, नारकोटिक कमिश्नर, ठीक है। और अदर ऑफिसर को भी आपका वहाँ पे कर सकता है। इसका काम क्या रहेगा, तो उसके पास सारे पावर्स रहेंगे क्या करने के लिए, फंक्शन आपका रहेगा सर, मतलब भी रिलेटेड टू दिस सुपरिटेंडेंस ऑफ कल्टीवेशन ओपियम पॉपी। अब मतलब ओपियम पॉपी का कल्टीवेशन करना है, प्रोडक्शन होना है, ठीक है, कितना होना है, कहाँ होना है, किसके पास लाइसेंस है, नहीं है, क्या है, कितना क्वांटिटी तक होगा, जो भी चीज़ आपका ओपियम से, मतलब ओपियम जैसे चीज़, जो भी चीज़ आपका कैनबिस हो गया, ओपियम हो गया, ये है तो बैन, लेकिन फिर भी इनका प्रोडक्शन क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि वो सब मेडिसिनल पर्पज़ के लिए यूज़ या रिसर्च पर्पज़ के लिए उनको वहाँ पे छूट है, वहाँ पे उनको एग्जामेशन है कि हाँ मेडिसिन बनाने के लिए या रिसर्च पर्पज़ के लिए, अब उसके लिए तो उसको करा जाएगा ना कल्टीवेट। तो ये सब किसके हाथ में है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसको अपॉइंट किया है, नारकोटिक कमिश्नर को अपॉइंट किया है कि जो भी आपका भाई देखोगे कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे कल्टीवेट हो रहा है, तो ये उसके हाथ में, ठीक है। फिर आपका देखते हैं सेक्शन नंबर 5 हो गया। सेक्शन नंबर 6 में से बता देता हूँ मैं। सेक्शन नंबर जो 6 है, एडवाइजरी कमेटी एक बनेगा, ठीक है। सब कमेटी बन सकता है एडवाइजरी कमेटी, उसका नाम रहेगा नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस कमेटी, वो बनेगा। अब उस कमेटी में मैक्सिमम मेंबर्स 20 होंगे, ये है। सब कमेटी भी बना सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, लेकिन एडवाइजरी कमेटी तो बनेगा, सब कमेटी उसके ऊपर है कि बना भी सकती है, नहीं भी बना सकती है। ये हो गया सेक्शन नंबर, साथ ही साथ 6 भी हो गया आपका। अब बात करते हैं यहाँ पे सेक्शन नंबर 7A, ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी। सेक्शन नंबर 7A ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है नेशनल फ़ंड। अब इसमें क्या दे रखा है, नेशनल फ़ंड, नेशनल फ़ंड आपका ये है, आपका नेशनल फ़ंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग एब्यूज़। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यहाँ पे फ़ंड भी इकट्ठा कर सकती है, जिसका नाम क्या रहेगा, नेशनल फ़ंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग एब्यूज़, ठीक है, जिसको सीधे सीधे बाद में फ़ंड बोला जाएगा यहाँ पे। तो जो फ़ंड है, मतलब सीधे सिंपल सी बात है कि जो फ़ंड है ये यहाँ पे बनाया जाएगा। तो ये क्यों बनाया जाएगा, ये बनाया जाएगा, आपके बहुत सारे काम यहाँ पे दे रखे हैं। वो क्या 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 काम है, तो मतलब सबसे पहला काम है कि मतलब प्रचार करना है, लोगों को एजुकेट करना है कि भाई ड्रग्स मत करो, ठीक है। तो इन सब चीज़ के लिए क्या चाहिए, पैसे चाहिए। तो ये इसके लिए ये फ़ंड तैयार किया गया है कि लोगों को शिक्षित करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, एजुकेट करने के लिए, फिर प्रचार करने के लिए, लोगों को बताने के लिए, और साथ ही और किस काम के लिए ये बनता है फ़ंड, तो ड्रग्स को सप्लाई करने के लिए भी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ये है या नहीं। तो ये भी बात है कि जैसे कोई अगर ऑफेंडर है, ठीक है, कोई इतना ऐसा ऑफेंडर है, मतलब उसको पकड़ तो लिया गया है, लाइफ सेंटेंस भी हो चुका है उसको, ठीक है, लाइफ सेंटेंस भी उसको हो गया है, लेकिन वो इतना एडिक्टेड था, एडिक्ट तो है यहाँ पे, तो ये भी मान रहा है, ठीक है, एडिक्ट, यहाँ पे एडिक्ट क्या होता है कि जो बिल्कुल डिपेंडेंसी आ गया है जिसका। तो ऐसा कोई पर्सन अगर है जो बिल्कुल इतना एडिक्ट हो चुका है कि वो ड्रग्स के बिना रह ही नहीं पाता है, तो उसको मतलब छोड़ दिया जाए ड्रग्स तो वो मर जाएगा, तो वो उसका क्या हो गया, वो आपका मेडिकल नेसेसिटी हो गया। तो उन्हें ड्रग्स सप्लाई करना है, तो ये सब पैसे कहाँ से आएंगे, तो इसी नेशनल फ़ंड से जो आपका ये बना है इसी से आएगा, ठीक है। तो ये सब हो गया है। अब बात करते हैं 7B। अब 7A में तो जब बन गया है नेशनल फ़ंड, अब इसी को रिपोर्ट देना पड़ेगा कि भाई कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ, तो इसका एनुअल रिपोर्ट देना पड़ेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही देगा, ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर के एंड में क्या करेगा, इसको ऑफिशियल गज़ेट में एक रिपोर्ट बना के दे देगा कि क्या क्या हुआ, और स्टेटमेंट अकाउंट भी डाल देगा कि भाई कितने पैसे आए, कहाँ खर्च हुए, नहीं हुए। तो हर फाइनेंशियल ईयर के एंड में ये काम करना पड़ेगा, किसको करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। तो 7A 7B एक में निपट गया ये। उसके बाद अब मेन चीज़ आता है यहाँ पे, चैप्टर नंबर 3। एक सेकेंड, मेन तो ये बहुत सारे चीज़ में पनिशमेंट ही मेन है सबसे मेन। तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं हम लोग, चैप्टर नंबर 3 आ गया, सेक्शन नंबर 8।
एक सेकंड, वेट अ सेकंड। हाँ ठीक है, एक सेकंड। सेक्शन नंबर 8, सेक्शन नंबर 8 जो है, यहाँ सीधा सीधा बात है, यहाँ पे सीधा सीधा बात यहाँ बताया जा रहा है कि नो पर्सन शैल कल्टिवेट एनी कोका प्लांट। इसको मैं ग्रीन से लिख लेता हूँ सब चीज़ को, कि यहाँ पे प्रोहिबिशन है भाई। कोका प्लांट, नो पर्सन शैल कल्टिवेट कोका प्लांट, ओपीएम पॉपी, ओपीएम पॉपी, कैनबिस प्लांट। सीधी सीधी बात है भाई कि गांजा का पौधा घर पे नहीं लगाना है या कहीं भी नहीं लगाना है, ठीक है। तो यही बताया जा रहा है कि गांजे का पौधा, ओपीएम का, कैनबिस का, कोई भी आपका कोका प्लांट, ये चीज़ आपको प्लांट कल्टीवेट नहीं करना है, इसकी खेती नहीं करनी है आपको, ठीक है। ना आपको पजेस करना है, ना आपको सेल करना है। मतलब कल्टीवेट करने से लेकर कंज्यूम करने तक के बीच में जितने भी सफ़र आते हैं, कल्टीवेट करना, उसको प्रोड्यूस करना, उसको फिर थोड़ा सा मतलब क्या करना है, उसको मतलब बनाना, मतलब उसको फैक्ट्री में क्या उसको बोलते हैं, वेयर हाउस, कहीं तो उसको क्लीन भी तो करना पड़ेगा ना, मतलब ऐसे, मतलब तो उसको वेयर हाउस वो नहीं करना, परचेज नहीं करना, सेल नहीं करना, परचेज नहीं करना, ट्रांसपोर्ट नहीं करना, मतलब कुछ भी नहीं करना, कंज्यूम भी नहीं करना। मतलब सीधे सीधे बात को समझा जाए कि ये कोका प्लांट, ओपीएम प्लांट, कैनबिस प्लांट, जितने भी इन तरह का प्लांट है आपके नारकोटिक ड्रग्स वाले, इन सबको कल्टीवेट से लेकर के कंज्यूम तक में जितने भी आपको आएंगे चेन, ठीक है, वो में से कोई भी काम नहीं करना है। वो यहाँ पे साफ साफ क्या है, प्रोहिबिटेड है आपका। तो प्रोहिबिटेड ऑफ सडन ऑपरेशन, तो वही यहाँ पे सेक्शन नंबर 8 में दिया गया है कि किसी भी तरह से आपको ना तो उससे कल्टीवेट करना है, ना पजेस करना है, ना सेल करना है, ना परचेज करना है, ना ट्रांसपोर्ट करना है, ना वेयर हाउस में यूज़ करना है, ना कंज्यूम करना है, ना इंपोर्ट करना है, ना इंटर स्टेट एक्सपोर्ट करना, कुछ भी नहीं करना है आपको यहाँ पे, ठीक। एक्सेप्ट, यहाँ लेकिन एक बात बड़ा ही अच्छा दे रखा है, एक्सेप्ट फॉर मेडिकल और साइंटिफिक पर्पस, ठीक है। मेडिकल और साइंटिफिक पर्पस के लिए इसको यूज़ कर सकता है इसको, ठीक है। लेकिन ऐसे कोई नहीं मुँह उठा के चला जाएगा कि भाई वो तो गांजा फूक रहा था मेडिकल पर्पस के लिए, ऐसा नहीं होगा। उसको मतलब उसको दिखाना पड़ेगा कि हाँ भाई लाइसेंस है उसके पास, वो सच में मेडिकल प्रैक्टिशनर है, क्या है, लैब होता है आपको, मतलब जो आप जो लैब में काम करते हैं, लेबोरेटरी में, तो वो है, वो को दिखाना पड़ेगा, लाइसेंस दिखाना पड़ेगा, परमिट दिखाना पड़ेगा कि हाँ उसको कौन ऑथराइज कर रखा है इस साइंटिफिक पर्पस के लिए इतना बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये आपका एग्जाम्पशन है कि मेडिकल और साइंटिफिक पर्पस के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ ये हो गया है to other provision of the act and the rules they have provision against cultivation cannabis plant ठीक है। यहाँ वही बात लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब इस यहाँ पे सेक्शन नंबर 8 में बड़ा अच्छा सा बात दे रखा है, ये हो गया कि प्रोहिबिटेड है भाई, ऐसा काम नहीं करना है। उसे कमेंट सेक्शन में जाकर पढ़ेंगे यहाँ पे, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे केस दे रखा है, ये केस पूछ सकता है यहाँ पे एग्ज़ाम में आराम से। अभी कुछ दिन पहले एक आया था, आप देखे होंगे व्हाट्सएप पे काफ़ी ज़्यादा वो प्रचलित था, बिल्कुल वीडियो काफ़ी शेयर किया गया था फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे भी, जहाँ पे एक जो वकील है वहाँ पे बता रहे थे कि सर मेरे पास से गांजा नहीं मिला है, मेरे बाइक से मिला है, पता नहीं इस तरह से क्या, इतना ही ग्राम मिला है। तो जज साहब बोल रहे इतना ही मिला है, तो बहुत कम मिला है, 20 साल के लिए जेल जाओगे, ठीक है। इस तरह का जो केस था वहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो बता रहे थे वकील, जो दलील दे रहे थे कि भाई मेरे बाइक से मिला है, मेरे पॉकेट से नहीं मिला है, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे उसमें। तो यहाँ पे बड़ा अच्छा दे रखा है, यहाँ पे कमेंट सेक्शन है, यहाँ पे कमेंट में दे रखा है यहाँ पे कि देयर नीड टू बी नो फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द गुड्स एंड द पर्सन चार्ज, अ पर्सन में बी माइल्स एंड माइल्स अवे फ्रॉम द गुड्स एंड येट इफ प्रूफ इज अवेलेबल that he had an interest in or he was concerned in illegal importation, तो उसको गिल्टी माना जाएगा। मतलब यहाँ पे फिजिकल कनेक्शन कोई ज़रूरी नहीं है आपको, ये कमेंट में दे रखा है सेक्शन 8 के, सेक्शन 8 के कमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, सेक्शन 8 के कमेंट सेक्शन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो वहाँ बताया गया यहाँ पे कि अगर कोई पर्सन को वहाँ पे कोई फिजिकल कनेक्शन ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल उसके पास से मिलेगा, मतलब मिला है
भले ही वो पर्सन माइल्स एंड माइल्स अवे हो उस गुड से, उस ड्रग से, लेकिन अगर ये साबित हो गया कि उसका इंटरेस्ट था उसमें, ठीक है, तो फिर वो गिल्टी माना जाएगा। ये कहा गया आपका कौन से केस में, एडिशनल कलेक्टर ऑफ कस्टम वर्सेस सीताराम अग्रवाल, ठीक है, उतना बड़ा केस में लिखने नहीं जा रहा उसमें, बस इसको रीड कर लीजिएगा, यहाँ पे ये पूछ सकता है। और इसको अप्रूव किया गया राधा किशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, छोटा सा लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है, एडिशनल कलेक्टर ऑफ कस्टम, ताकि थोड़ा दिमाग में आ जाए, वर्सेस सीताराम। यही वो केस है जहाँ बताया गया है कि फिजिकल कनेक्शन ज़रूरी नहीं है, भले ही दूर दूर हो, माइल्स दूर हो, लेकिन ये अगर आगे साबित हो गया कि आपका कुछ कनेक्शन था, आपका इंटरेस्ट था, आप गांजा फूकते थे, ठीक है, तो आप गिल्टी माने जाएंगे, सीरियस सी बात। या इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ भी करते हैं इसको, तो आप गिल्टी माने जाएंगे यहाँ पे। ये तो पहले केस में आया, उसको अप्रूव किया गया किसमें, राधा किशन वाले में, सीताराम राधा किशन दोनों याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, सेक्शन नंबर 8 हो गया है, कमेंट सेक्शन का ही बात हम लोग कर लिए यहाँ पे। देन यहाँ पे हम लोग आते हैं सेक्शन नंबर 9। सेक्शन नंबर 9 जो है तो है बहुत ही बड़ा सा सेक्शन, लेकिन इसमें सिर्फ बात यहाँ पे ये लिखा गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, सेक्शन नंबर 9 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सेक्शन नंबर 9 की, तो सेक्शन नंबर आपको 9 है, यहाँ ये बताया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में परमिट कंट्रोल एंड कल्टिवेट कोका प्लांट, सेल परचेज ट्रांसपोर्ट यूज ऑफ कोका लीव्स और ओपियम पॉपी साइकोट्रॉपिक ड्रग्स लाइसेंस जो भी होगा यहाँ पे ये है। एक सेकेंड, तो मतलब सिर्फ ये बताया गया यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो परमिट कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, किस चीज़ के लिए, कोका प्लांट के कल्टीवेशन के लिए, उसको सेल करने के लिए और परचेज़ करने के लिए, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए। पहले ही बोल चुके हम लोग यहाँ पे कि भाई जो भी आपका मेडिसिनल आपका रिसर्च पर्पज़ के लिए वो तो होगा ही होगा। तो ये चीज़ आपका ये जो पावर मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट को सेक्शन 9 में, और अच्छे से डिफ़ाइन कर दिया गया है इसको कि क्या क्या पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो क्या क्या पावर है, तो भाई लाइसेंस दे सकता है कि किसको देना है किसको नहीं देना है। फिर इसके बाद अगर कोई बंदे ने मतलब अडल्ट्रेट कर दिया, अडल्ट्रेट करने का मतलब कहने का मतलब कुछ मिलावट कर दिया उसमें, ठीक है, तो फिर ये चीज़ आया, तो वो सब चीज़ आपका ये इसमें आएगा। ये आपका सेक्शन नंबर 9 में दे रखा है कि मतलब कहीं से मतलब आया ओपियम कल्टीवेटर जो है, लेकिन फाउंड पाया गया कि एडल्ट्रेटेड है, मिलावट है, मतलब जो असली ओपियम था उसको थोड़ा सा मतलब निकाल लिया गया साइड से, कुछ और मिला दिया गया उसमें, बाकी को साइड से पीछे से निकाल लिया गया, ठीक है। तो इस तरह का चीज़ है। तो फिर लाइसेंस वगैरह जो देना है वो सेक्शन नंबर 9 में दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया है। अब जो सेक्शन नंबर 9 में दे रखा है वो ये था बिल्कुल सेम। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में कहा गया कि ये भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर है अपना, किस लाइसेंस वगैरह का और क्या क्या चीज़ आपका फॉर्म ऑफ लाइसेंस कैसा होगा। अब यही सेक्शन नंबर 10 में दे रखा है, लेकिन इसमें दे रखा है वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, कि स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट में कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा, कैसे कल्टीवेट करवाएगा, ठीक है, कैसे लाइसेंस देगा, क्या क्या उसको वो आपका, तो ये आपका सेक्शन नंबर 10 में दे रखा है यहाँ पे आपका। उसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पे नार्कोटिक अटैचमेंट 12, 13, 13 narcotic drugs and psychotics are not level test attachment restriction over। सेक्शन नंबर 12 में बताया गया कि मतलब रेस्ट्रिक्शन है, मतलब आपका किसी भी तरह का एक्सटर्नल डील, कोई भी पर्सन जो है वो एंगेज नहीं होगा नार्कोटिक ड्रग्स या साइकोट्रिक ट्रस्ट मतलब साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस के उसमें डीलिंग में। तो ये बताया गया सेक्शन नंबर 12 में बताया गया है। सेक्शन नंबर 13 में बताया गया है, ये क्या बताया गया यहाँ पे 13 में, देखिए यहाँ पे 13 में कुछ बताया गया है। 13 में बताया गया कि गवर्नमेंट में परमिट कल्टीवेशन ऑफ कोका प्लांट फॉर एनी
फॉर एनी फ्लेवरिंग एजेंट नथिंग इन द। हाँ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है परमिट कर सकता है कि विथ और विदाउट कंडीशन फॉर द कंडीशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कोका प्लांट। तो कोका प्लांट जो है वो आपका कल्टीवेट हो सकता है, ठीक है, किस चीज़ के लिए, या उसका हाँ हाँ जो भी है मतलब सब कुछ होगा उसका फॉर दी प्रिपरेशन ऑफ एनी फ्लेवरिंग एजेंट के लिए। अब वो क्या फ्लेवरिंग एजेंट है वो मुझे भी नहीं पता, बट वी शैल नॉट कंटेन एनी एल्कोलाइड एंड टू द एक्सटेंट नेसेसरी फॉर सच यूज़। मतलब उसमें एल्कोलाइड नहीं होना चाहिए, जो उसका जो मेन चीज़ आपका नशा वाला चीज़ शायद वो नहीं होना चाहिए उसमें, लेकिन फ्लेवरिंग एजेंट के लिए उसको कोका प्लांट को यूज़ कर सकता है, कल्टीवेट उसका हो सकता है। स्पेशल प्रोविज़न है ये, ठीक है, कि स्पेशल प्रोविजन फॉर कोका प्लांट एंड कोका लीव्स के लिए कि फ्लेवरिंग एजेंट के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें एल्कोलॉइड नहीं होना चाहिए एंड टू द एक्सटेंट नेसेसरी फॉर सच यूज़, जितना ज़रूरी है सिर्फ उतना ही यूज़ करना है। उसी तरह 14 में दे रखा, कोका का दे रखा 13 में, 14 में दे रखा कैनबिस। ये कैसे पीछे रहेगा, ये बोलेगा भाई हमको भी थोड़ा स्पेशल छूट दो, ठीक है, तो कैनबिस आ गया, ये बोला भाई हमको थोड़ा स्पेशल छूट दो, तो यहाँ पे आ गया है कैनबिस के लिए आपका 14 में कि कल्टीवेशन ऑफ कैनबिस भी हो सकता है, किस चीज़ के लिए, तो आपका इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, जहाँ पे उसको फाइबर और उसका सीड फॉर हॉर्टिकल्चरल पर्पस के लिए आपका उसको कर सकता है कि मतलब हाँ भाई मतलब जो आपका जो फाइबर वगैरह भी निकलता है उसमें से उसको सीड्स निकलता है, ठीक है, आपको सीड्स निकले तभी तो फिर वो मतलब नए पौधे निकलेंगे। तो इन सब काम के लिए उसका भी कल्टीवेशन, तो उसका भी स्पेशल प्रोविज़न मिल चुका है, मतलब मिला हुआ है सेक्शन नंबर 14 में कैनबिस को ही, ठीक। सेक्शन 8 में क्या है, सब प्रोहिबिटेड है, लेकिन सेक्शन 8 में लिखा हुआ है कि एक्सेप्ट मेडिसिनल और रिसर्च पर्पस के लिए, तो ये उन्हीं को डिफाइन कर रहा फिर से कि हाँ स्पेशल पर्पस स्पेशल प्रोविज़न मिला गया कैनबिस को ये काम के लिए। यहाँ तक हो गया, ये चीज़ था कोई काफ़ी छोटे छोटे चीज़ थे, मतलब ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं थी इसमें, मतलब हाँ आएंगे ये भी पेपर में, ऐसा नहीं आएंगे, लेकिन हाँ अब जो सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो हम लोग डिस्कस करने वाले ऑफेंसेस और पेनल्टीज़, जो कि चैप्टर 4 है, मतलब 3 चैप्टर हम लोगों ने ख़त्म कर लिया। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं सेक्शन नंबर 15 से, ऑफेंसेस और पेनल्टीज़। अब ये काफ़ी टाइम टेकिंग और थोड़ा सा एनर्जी वाला इसमें काम है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। आज फिर इतना ही, थैंक यू वेरी मच।